हाय गाइस, वनडे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है गाइस। अभी हम लोग देखेंगे जितने भी सारे इंटरनेशनल रिलेशन के कुछ बचे हुए पोर्शन है वो सारे आज हम लोग लास्ट करेंगे। ये फाइनल वीडियो है इंटरनेशनल रिलेशन का। इसके बाद जो है कल से हम लोग एक ही चीज बच रहा है, वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके पहले आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी, ये सारे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पॉलिटी, गवर्नेंस, इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पर्सनालिटी इन न्यूज, आर्ट एंड कल्चर, सारी चीज कंप्लीट हो चुका है। केवल व केवल दो चीज बाकी था, इंटरनेशनल रिलेशन, जो इस इंटरनेशनल रिलेशन का ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद जो है साइंस एंड टेक हम लोग स्टार्ट करेंगे। साइंस एंड टेक फिनिश होने के बाद बहुत जल्द हर सब्जेक्ट का 200 एमसीक्यू हम लोग सारे का कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यानी जो भी करंट अफेयर्स पढ़े हम लोग विथ स्टैटिक पोर्शन सारे का 200 करेंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन मतलब काफी टेकल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय के लिए करेंगे। अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय पर आयोग यानी कि कमीशन ऑन द क्राइम प्रिवेंशन एंड द क्रिमिनल जस्टिस, ठीक है, क्यों चर्चा में है? तो हाल ही में वियना में सीसीपीसीजे क्या है? कमीशन फॉर द क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस 33वां सत्र आयोजित हुआ है। कौन सा सत्र आयोजित हुआ है? 33वां सत्र। ठीक है, तो ये जो है अपराध रोकथाम आपराधिक न्याय पर आयोग अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों को खिलाफ कदम उठाने का आग्रह किया है। ये जनरेशन जस्टिस यानी कि जेनसस्ट पहल की शुरुआत हुई है। इसका उद्देश्य की बातें करें तो इसका उद्देश्य जो है अपराध की रोकथाम करना, आपराधिक न्याय पर अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा को तैयार करना, दुनिया भर के युवाओं को शामिल करना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपराधों से निपटने के लिए मुख्य तंत्र क्या है? तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 2000 ईस्वी में लाया गया था। ये जो है ये कन्वेंशन कहा जाता है इसको पलेर्मो कन्वेंशन। ठीक है, तो 2000 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन लाया गया था अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ रोकने के लिए? तो पलेर्मो कन्वेंशन 2000 ईस्वी में लाया गया था, भारत के द्वारा अनुमोदित। इसके साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 2003 में अनुपूरित यानी कि सप्लीमेंटेड हुआ था। ठीक है, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन कौन काम करता है? तो यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्राइम काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मादक पदार्थों और अपराध। ठीक है, मादक पदार्थों और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ द ड्रग एंड क्राइम। ठीक है, यूएनटीओसी जो है इसके सचिवालय के रूप में कार्य करता है। इसके पहल की बातें करें तो इसके पहले की हम लोग बातें करें अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध खतरा आकलन, इसके साथ ही वैश्विक आग्नेयास्त्र कार्यक्रम लाया गया था। और कौन कौन से पहल स्टार्ट किया गया था? तो इसके लिए सेवन प्रोग्राम लाया गया था जो 2011 में स्थापित हुआ था। भारत भी इसका सदस्य है। ठीक है, वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं और बच्चों के तस्करी को रोकने के लिए ये सार्क कन्वेंशन 2002 में लाया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है, क्या क्या याद रखना है? एक तो याद रखना है मादक पदार्थों अपराध संयुक्त राष्ट्र कार्यालय। ठीक है, इसके सचिवालय के रूप में याद रखना है यूएनटीसीओ जो है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ द ड्रग क्राइम, ये जो है इसके सचिवालय के रूप में कार्य करता है। इसके इनिशिएटिव कौन कौन से हैं? तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध खतरा आकलन लाया गया था। दूसरा जो है वैश्विक आग्नेयास्त्र कार्यक्रम लाया गया था। इसके साथ ही सेवन प्रोग्राम लाया गया था 2011 में, इसे एस्टैब्लिशमेंट किया गया था जिसमें भारत भी इसका सदस्य है। फिर वैश्यावृत्ति के महिलाओं और बच्चों को तस्करी को रोकने के लिए सार्क कन्वेंशन 2002 में लाया गया था। ठीक है, तो अपन याद रखना है। सीसीपीसीजे का अवलोकन की बातें करें, उसकी उत्पत्ति कब हुआ था? 1992 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद के एक संकल्प के द्वारा पारित हुआ था। सदस्यता की बातें करें तो टोटल इसमें कितने मेंबर है? 40 सदस्य देश है। इनके कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ठीक है, इनके वर्ग क्या क्या करते हैं? तो अपराध रोकथाम करते हैं, अपराध न्यायिक क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख नीति निर्माण संस्था है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ग्लोबल ऑपरेशन नेटवर्क ऑफ द एंटी करप्शन लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो ये चर्चा में क्यों है? तो इसे भी हम लोग देखेंगे। तो भारत को ग्लोबल ऑपरेशन नेटवर्क ऑफ एंटी करप्शन इन्फोर्समेंट अथॉरिटी नेटवर्क की संचालन समिति के लिए चुना गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है किसको चुना गया है? भारत को चुना गया है। किस चीज के लिए चुना गया है? तो ग्लोबल ऑपरेशन नेटवर्क ऑफ एंटी करप्शन इन्फोर्समेंट अथॉरिटी नेटवर्क के लिए चुना गया भारत को। ठीक है, तो अपन ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना की बातें करें तो 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के भ्रष्टाचार के खिलाफ विशेष सत्र यानी कि यूएनजीएसएस के इसके दौरान स्थापित किया गया था 2021 में। सदस्य की बातें करें तो टोटल 121 सदस्य देश है इसमें। इसके साथ ही 219 कानूनी परिवर्तन प्राधिकरण इसमें शामिल है। ठीक है। गृह मंत्रालय भारत में ग्लोबल नेटवर्क के लिए केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, जबकि सीबीआई ईडी सदस्य प्राधिकरण के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन है? तो सीबीआई और ईडी है। इसका उद्देश्य आखिर क्या है? तो उद्देश्य की बातें करें, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जिम्मेदार कानून बनाना, उसके रेगुलेट करना, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार के मामलों से निपटने के लिए एकजुट होना। ठीक है। गवर्नेंस की बातें करें तो ये अपने सदस्यों के द्वारा अभिशासित होता है। यूएनडीओसी जो है इसके लिए सचिवालय के रूप में काम करता है, समर्थन प्रदान करता है। नेक्स्ट न्यूज जो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की बातें करें तो ये चर्चा में क्यों है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, ये चर्चा में क्यों है इसे हम लोग देखेंगे। तो आईएई जो है यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है एक्सीडेंट एंड ट्रैफिकिंग डेटाबेस, ठीक है, एक्सीडेंट एंड ट्रैफिकिंग डेटाबेस के अनुसार 2023 में 31 सदस्य देशों ने परमाणु सामग्री की चोरी की और 168 घटनाक्रम की सूचना दिया। ठीक है, यानी कि इसमें टोटल 31 सदस्य देश जो है 31 सदस्य देश राष्ट्रों ने परमाणु सामग्री की चोरी किया है और 168 घटनाक्रम की सूचना दिया है। ठीक है, तो इसलिए चर्चा में है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसकी हेडक्वार्टर आखिर है क्या, और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का इसके यानी कि आईएईए जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की हेडक्वार्टर की बातें करें तो ऑस्ट्रिया के वियना में है। इसकी स्थापना 1957 में यूनाइटेड नेशन के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। सदस्य की बात करें तो भारत सहित टोटल 180 सदस्य देश है। भारत भी इसका देश है। ठीक है, पर ये वर्क क्या क्या करता है? तो वर्क जो है परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए सरकारों की परिबद्धताओं के आधार पर उनका स्वतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय सत्यापन करना। रिपोर्ट कौन कौन से जारी करता है? तो ये संगठन वार्षिक रूप से रिपोर्ट पब्लिश करता है। वो रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को रिपोर्ट करता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग इसके कार्य की बातें करें। आईएई जो है ये इसके हम लोग कार्य की बातें करें तो यानी कि ये वर्क क्या क्या करता है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है ये वर्क क्या क्या करता है? तो ये घटनाक्रम तस्करी डेटाबेस या 1995 से अवैध परमाणु तस्करी को निगरानी करना, इसकी रिपोर्ट करने पर केंद्रित है। इसके साथ ही एटमस 4 फूड, ठीक है, एटमस 4 फूड यानी कि एटमस 4 फूड जो है इसके तहत वैश्विक खाद्य सुरक्षा के साथ ही परमाणु तकनीकों को उपयोग करना शामिल है। एटमस 4 नेट जीरो, तो ये एटमस 4 नेट जीरो जो है ये नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने में मदद के लिए परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देता है। नॉन मेसी परमाणु रिएक्टर की बातें करें तो ईंधन चक्रों पर अंतर्राष्ट्रीय परियोजना और ये परमाणु रिएक्टर प्रौद्योगिकी में नवाचार पर बल देता है। पशुजन्य रोग की बातें करें, एकीकृत करवाई ये पशुजन रोगों को प्रबंधन में परमाणु विज्ञान को एकीकृत करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अन्य वैश्विक परमाणु संधि समझौता कौन कौन से हुआ है। तो आंतरिक और सशस्त्र नियंत्रण संधियां बाह्य आंतरिक संधि 1967 में हुआ था, जिसमें पृथ्वी की कक्षा में परमाणु हथियार, सामूहिक विनाश के अंत, अन्य हथियार तैनात करना, चंद्रमा में किसी भी खगोलीय पिंड पर स्थापित करने, उन्हें बाहरी अंतरिक्ष में तैनात करने पर प्रतिबंध लगाता है, जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं ऊपर में। ठीक है, इसके साथ ही फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी यानी कि विखंडनीय सामग्री कटौती संधि लाया गया था, जिसके तहत परमाणु हथियार के लिए उच्च संवर्धित यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसी विखंडनीय सामग्री के उत्पादन पर रोक लगाता है, प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, ये संधि लाया गया था। इसके साथ ही सामरिक सशस्त्र की बातें करें यानी कि स्टार्स लाया गया था, सामरिक सशस्त्र न्यूनीकरण संधि लाया गया था, जिसके तहत अमेरिका रूस के बीच परमाणु शस्त्रों की कमी लाने के लिए द्विपक्षीय संधि है, बाइलेटरल ट्रीटी है। ठीक है, ये स्थिति लागू नहीं है। इसके साथ ही परमाणु सुरक्षा के निवारण से संबंधित उपाय की बातें करें, परमाणु आतंकवाद की कृतियों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 2005 में लाया गया था। ये परमाणु आतंकवाद की कृतियों पर अपराध घोषित करता है और इसके साथ ही ऐसे कृतियों को रोकने की जांच करता है और दंडित करता है, और दंडित करने के लिए पुलिस न्यायिक सहयोग को बढ़ावा देता है। ठीक है, इसके साथ ही ये
इसकी स्थिति की बातें करें तो हस्ताक्षरित है यानी कि सिग्नेटरी है। परमाणु सुरक्षा सम्मेलन की बातें करें तो परमाणु सुरक्षा सम्मेलन और निरस्त्रीकरण सम्मेलन ये एनएसएस परमाणु आतंकवाद को रोकने पर केंद्रित है और उच्च स्तरीय वैश्विक मंच है। सीडी जो है हथियार नियंत्रण निरस्त्रीकरण समझौते पर बातचीत के लिए बहुपक्षीय मंच है। इसकी स्थिति की बातें करें तो एनएसएस यानी कि परमाणु सुरक्षा सम्मेलन जो है ये भागीदार है, सीडीएस सदस्य देश है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन अभिशमय की अभियान की बातें करें तो परमाणु हथियार निषेध संधि के तहत कार्यान्वयन और पालन को बढ़ावा देने के लिए गैर सरकारी संगठन का गठबंधन है। स्थिति की बातें करें तो हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये रहा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन अभियान की बातें करें तो परमाणु हथियार निषेध संधि के कार्यान्वयन और पालन को बढ़ावा देने के लिए गैर सरकारी संगठन का गठबंधन है। इसकी स्थिति की बातें करें हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। परमाणु सुरक्षा संबंधी विनियमन की बातें करें तो ये 1979 में परिवहन और परमाणु सुविधाओं में परमाणु सामग्री की भौतिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि लाया गया था। फिर इसके साथ यूएनएससीआर 1540 ये 2004 में गैर राज्य अभिकर्ता को परमाणु रासायनिक जैविक हथियारों को उनके डिलीवरी सिस्टम प्राप्त करने की रोक लगाता है, कानूनी के रूप में बाध्यकारी संकल्प है। ठीक है। स्थिति की बातें करें प्रस्ताव का समर्थन करता है। भारत की स्थिति की बातें करें, ठीक है, तो भारत की स्थिति जो है भागीदार सदस्य है, फिर इसके साथ ही गैर भागीदार भी है और ये लागू नहीं है। ठीक है। यानी कि लागू नहीं, ये जो परमाणु सुरक्षा संबंधी विनियमन जो है 2004 ये लागू नहीं है। ठीक है। तो अपन ओवरऑल हम लोग सब कुछ देख लिए। अब है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की बातें करें यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ये चर्चा में है, अपन पढ़ के जाना है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जो है ये वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 जारी किया गया है। तो अपन पूरा डिटेल हम लोग को पढ़ना होगा। साइबर सुरक्षा प्रतिबद्धताओं का आकलन करता है ये रिपोर्ट। 2024 में जो रिपोर्ट है इसमें हम लोग एक एक करके फैक्ट देखेंगे। भारत रोल मॉडल देशों में शामिल है। भारत सहित 46 देश जो है टियर 1 यानी कि रोल मॉडलिंग वाले देशों में शामिल है। इन सब देशों में सभी 5 साइबर सुरक्षा पिलर्स के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है, डिजिटल सेवा का विस्तार करता है। अधिकतर देश या तो एस्टैब्लिशिंग टियर 3 या फिर इवॉल्विंग टियर 4 में शामिल है। ठीक है। इसके उत्पत्ति की हम लोग बातें करें तो इसकी उत्पत्ति की ये स्थापना जो है 17 मई 1865 को पेरिस में हुआ था। ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन के तहत एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था और उस समय अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ संघ के रूप में जाना जाता था। आईटीयू जो है ये पूर्ववर्ती संगठन है, यानी ये पहले से ही संगठन ये बनाया गया था। आईटीयू जो है ये संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी विशेषीकृत एजेंसी है। इसकी स्थापना उपलक्ष्य में 17 मई को विश्व दूरसंचार सूचना सामाजिक दिवस मनाया जाता है। सदस्य की बातें करें तो भारत सहित 193 देश इसमें शामिल हैं और इसके साथ ही अन्य सदस्य कंपनियां विश्वविद्यालय भी इसमें शामिल है। जारी की जाने वाली प्रमुख रिपोर्ट यानी कौन कौन से ये रिपोर्ट जारी करती है तो ग्लोबल कनेक्टिविटी रिपोर्ट जारी करती है, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी करती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम, अदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की बातें करें। कंबाइंड मेरीटाइम फोर्सेस, ठीक है, तो कंबाइंड मेरीटाइम फोर्सेस क्यों चर्चा में है तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने अरब सागर में ड्रग्स जब्त किए हैं और ये ड्रग्स जो है सीएमएफ यानी कि कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स के तहत बहुराष्ट्रीय संयुक्त टास्क फोर्स के 150 के भाग के रूप में जब्त किया गया। ठीक है। यानी कि 150 के भाग के रूप में जब्त किया गया है। ये ड्रग जो है ऑपरेशन क्रिमसन बाराकूडा के तहत जब्त किया गया है। 2022 में भारत के सीएमएफ जहां भी होगा शॉर्टकट है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स में शामिल होने के बाद भारतीय नौसेना के द्वारा संचालित अपनी तरह का पहला ऑपरेशन है। तो ये सीएमएफ जो है यानी कि कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स जो है भारतीय नौसेना के द्वारा 2022 में पहली बार ये ऑपरेशन चलाया गया था। सीएमएफ के बारे में हम लोग बातें करें तो इसकी
उत्पत्ति कब हुआ था? 2001 में हुआ था। इसके सदस्य की बातें करें तो 46 देश है। भारत 2022 में शामिल हुआ था। इसकी भागीदारी पूर्ण स्वैच्छिक है, ठीक है? यानी भारत के स्वेच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें 5 संयुक्त टास्क फोर्स शामिल है। इसका उद्देश्य क्या है? तो ये बहुराष्ट्रीय समुद्री साझेदारी है। इसका उद्देश्य खुले समुद्र में नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखना, ऐसा अवैध गैर राज्य अभिकर्ताओं से निपट कर अंतर्राष्ट्रीय जल में सुरक्षा, स्थिरता, समृद्धि को बढ़ावा देकर किया जाएगा। इसकी कमान की बातें करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के वाइस एडमिरल के पास है, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम, यानी कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर की बातें करें, अफ्स्पा की बातें करें तो अफ्स्पा क्यों चर्चा में है? ये हमेशा चर्चा में ही रहता है, हर साल आप न्यूज में देख सकते हैं। तो केंद्र सरकार ने नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के कुछ जिलों में सशस्त्र बल यानी कि विशेष शक्ति अधिनियम अफ्स्पा 1958 का विस्तार किया है। अब हम लोग विस्तार के बारे में बातें करें। अफ्स्पा आखिर है क्या? तो ये आसान क्षेत्रों में शांति बहाली के लिए लगाया जाता है। सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियां दिया जाता है जिसके तहत वो यूटिलाइज कर सकते हैं। विशेष शक्ति का प्रयोग अत्यधिक सावधानी के साथ करने का निर्देश दिया जाता है। उचित चेतावनी देने के बाद सशस्त्र बल सदस्य कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर गोली चला सकता है। यानी कि मान लो कि आपको पहले वार्निंग दे दिया जा रहा है, यदि अगर वहां पे कोई नहीं मानता है तो उस पे ये हमारे जो सैनिक है उनको ये आदेश दिया जाता है कि आप गोली चला सकते हैं, ठीक है? किस चीज पे? अफ्स्पा अगर लागू होता है तो ये अभी इससे और थोड़ा सा उनको और पावर्स दिया गया और बढ़ाया गया, तो उसके बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। ये पर्याप्त संदेह होता है, अगर कोई संदेह होता है किसी व्यक्ति पे, बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता है। वर्तमान में नागालैंड, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में अफ्स्पा लागू हुआ है, ठीक है? जम्मू कश्मीर में अफ्स्पा सशस्त्र बल जम्मू कश्मीर विशेष शक्ति अधिनियम 1990 के माध्यम से लागू है। वर्तमान में नागालैंड, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू है। इसके प्रावधान क्या क्या हो सकते हैं? प्रावधान की हम लोग बातें करें तो अशांत क्षेत्रों में वह क्षेत्र होता है जहां कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिविल प्रशासन को सशस्त्र बलों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। राज्य का राज्यपाल संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन या केंद्र सरकार किसी भी राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के संपूर्ण भाग या फिर कुछ भाग अशांत क्षेत्रों घोषित कर सकते हैं। अशांत का मतलब लाइक सपोज करो कि वहां पे आना जाना मना हो सकता है, वहां पे आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है? वहां पे जब ये लागू होगा तो बहुत सारे रूल रेगुलेशन लागू हो जाते हैं। वहां पे जो सैनिक तैनात किए जाते हैं उनको अगर किसी व्यक्ति पे संदेह होता है तो बिना वारंट के उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर वो गोली भी चला सकते हैं, इतना तक उनको परमिशन दिलाता है, ठीक है? नेक्स्ट, इसके शांति समझौते की पहल की बातें करें, इनिशिएटिव की बातें करें तो अच्छा, ये हम लोग नहीं देखे है ना। सशस्त्र बलों कर्मियों के लिए प्रतिरक्षा केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना अफ्स्पा के तहत कार्रवाई करने वाले सशस्त्र बलों कर्मियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है। मान लो कि अगर ये वहां के सैनिक है, किसी पे गोली चला दिया, किसी पे बिना संदेह गोली चला दिया, उसको वारंट कर लिया, तो उस पर आप कार्रवाई नहीं हो सकता। आप ये नहीं बोलेंगे कि हम आर्टिकल 21 के तहत हमारा जीवन जीने का अधिकार है, हम वहाँ ये कर रहे थे वो कर रहे थे, या फिर आर्टिकल 19 के तहत हमने मूवमेंट करने का अधिकार है, तो फिर आपको ये सब वहां लागू नहीं होगा, ठीक है? आप कोर्ट में जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है? यही चीज कहा जा रहा है, ठीक है? तो कह रहा है कि प्रमुख शांति समझौता की इनिशिएटिव क्या क्या है, पहल क्या क्या है? तो शिलोंग समझौता 1975 में लाया गया था। नागालैंड में विद्रोह को समाप्त करने के लिए भारत सरकार नागा नेशनल काउंसिल NSC यानी नागा नेशनल काउंसिल के बीच संपन्न समझौता हुआ था 1975 में। मिजोरम शांति समझौता कब हुआ था? 1986 में हुआ था। मिजो नेशनल फ्रंट के साथ ही हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेटरी हुआ था, साइन हुआ था। इसके साथ ही मिजोरम में शांति स्थिरता आई थी। बोडो समझौता 1993 में हुआ था, फिर 2003 में हुआ था, 2020 में हुआ था। इसके तहत बोडो समुदाय को मांगों का समाधान किया गया और बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के बाद बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र की स्थापना हुआ था। असम समझौता 1985 में हुआ था। इसके तहत अप्रवासन और नागरिकता के मुद्दों को संबंध में असम आंदोलन का समाधान किया गया। NLFT शांति समझौता 2019 में किया गया। यह समझौता नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ठीक है? NLFT यानी कि नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के साथ स्थापना किया गया था। कब? 2019 में, ठीक है? इसके माध्यम से उनके आत्मसमर्पण और मुख्य धारा में
पूर्ण एकीकरण सुनिश्चित किया गया था। ब्रू रियांग समझौता 2020 में हुआ था। इसके माध्यम से त्रिपुरा मिजोरम में ब्रू समुदाय के दशकों के पुराने विस्थापन संबंधी मुद्दों को समाप्त किया गया था। कार्बी कार्बी आंगलोंग समझौता 2021 में हुआ था। इसके तहत सशस्त्र समूहों के द्वारा आत्मसमर्पण करने को कहा गया था और विकासात्मक पैकेज स्वीकार करने के साथ असम में कार्बी एलोंग निर्जातीय संघर्ष के समाधान किया गया था। ठीक है, तो ये सारा रहा आपका फैक्ट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद रोधी ट्रस्ट। ठीक है, यानी कि यूएन काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड। ठीक है, ये क्यों चर्चा में है? तो हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद रोधी ट्रस्ट फंड में $5 लाख का योगदान किया है। 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की बैठक भारत की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। कब हुआ था? 2022 में। भारत का योगदान संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद रोधी कार्यालय वैश्विक कार्यक्रमों के समर्थन करेगा। इसके साथ ही कार्यक्रमों के मुख्य रूप से आतंकवाद के वित्त पोषण से इसके निपटान करना है और काउंटिंग टेररिज्म ट्रैवल प्रोग्राम में शामिल है। ठीक है, सीएफटी की हम लोग बातें करें, ठीक है, तो काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में, तो इसका उद्देश्य आखिर है क्या? तो आतंकवाद के खतरों को समझने के लिए सदस्य देशों की क्षमता को मजबूत करना। सीटीटीपी जो है, इसका उद्देश्य आतंकवाद का पता लगाना, उनसे निपटने के लिए क्षमताओं के निर्माण को लाभार्थी देशों की सहायता करना। आतंकवाद से निपटने के लिए वैश्विक उपाय, यानी कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे आतंकवाद के लिए रोकने के लिए कौन कौन से उपाय लाया गया था, तो इसके बारे में हम लोग बातें करें। आतंकवाद से निपटने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति तैयार किया गया था। इसके साथ ही आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद से लड़ने के लिए संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना स्थापित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र आतंकवादी रोधी कार्यालय की स्थापना 2017 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद रोधी ट्रस्ट फंड की स्थापना 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किया था। यूएनएसटीसी में स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये अपन याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वैश्विक सैन्य व्यय। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर की बातें करें, उस पर कितने खर्च होते हैं उस पर बातें करें। ठीक है, तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, जिसको शॉर्टकट में सिप्री कहते हैं, ठीक है, तो सिप्री ने वैश्विक सैन्य व्यय 2023 रिपोर्ट जारी किया है, तो हम लोग को पढ़ के जाना होगा। तो कह रहे हैं इसकी उत्पत्ति कब हुआ था? 1966 में हुआ था। ये रिपोर्ट जो है, भारत 2023 में दुनिया में चौथा सबसे बड़ा सैन्य व्यय करने वाला देश है, यानी कि भारत जो है पूरे वर्ल्ड लेवल में हम लोग चौथे नंबर पे आते हैं, जो सबसे चौथे नंबर पे हैं जो सैन्य के मामलों में काफी खर्च करते हैं। ठीक है, वही कहा जा रहा है। 2023 में भारत का सैन्य व्यय $83.6 बिलियन था। ठीक है, 3 सर्वाधिक सैन्य वाले देश कौन कौन है? तो सबसे ज्यादा अपने सैनिक वगैरह पे या फिर जो भी आर्म्स वगैरह होता है, मिलिट्री वगैरह जिसमें थल सेना, वायु सेना, नौसेना जो भी है, तो सबसे ज्यादा खर्च कौन करता है? तो सबसे ज्यादा ये अमेरिका करता है। दूसरे नंबर पे चीन आता है और तीसरे नंबर पे रूस आता है, चौथे नंबर पे भारत आता है। ठीक है, सिप्री की बातें करें तो सिप्री ने मल्टीलेटरल पीस ऑपरेशन इन 2023 डेवलपमेंट एंड ट्रेडर शीर्षक की रिपोर्ट जारी किया था। इस रिपोर्ट 2023 में बहुपक्षीय शांति अभियानों से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का विश्लेषण प्रस्तुत किया था। बहुपक्षीय शांति अभियान से कुछ हम लोग फैक्ट देखें तो 2023 में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक सेना के लिए सैन्य कर्मियों के स्तर पर सबसे अधिक योगदान देने वाला देश भारत था। इसके साथ ही सबसे अधिक शांति रक्षा सेना सब सहारा अफ्रीका तैनात किया गया था। ठीक है, तो ये अपन फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सुर्खियों में रहे सैन्य अभ्यास। ठीक है, तो द्विपक्षीय, बहुपक्षीय अभ्यास, ये सारा हम लोग देखेंगे। फ्रांस, मिस्र, कजाकिस्तान, रूस, मंगोलिया, जापान, थाईलैंड, मलेशिया, ओमान, सेशेल्स, श्रीलंका, सिंगापुर, है ना, ये सारे हम लोग देखेंगे सैन्य अभ्यास। एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। कह रहा है कि द्विपक्षीय अभ्यास जो है, युद्ध अभ्यास, तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच प्रतिवर्ष कौन सा होता है? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। सॉल्वेक्स जो होता है, सॉल्वेक्स भारत संयुक्त राज्य अमेरिका नौसेना अभ्यास होता है। किसके किसके बीच? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच नौसेना अभ्यास होता है। वर्ज परिहार किसके किसके बीच होता है? तो भारत अमेरिका सेना के बीच होता है। सी डिफेंस जो है, ये भारतीय तटरक्षक
बल के साथ यूनाइटेड स्टेट ऑफ कोस्ट गार्ड के बीच समुद्री सुरक्षा अभ्यास होता है, सी डिफेंडर्स, ठीक है। तो आपको याद रखना है तर्कस सैन्य अभ्यास जो है एक्सरसाइज तर्कस, तो आपसे पूछेगा किसके किसके बीच होता है, तो इंडो यूएस ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज यानी कि तर्कस जो है ये सैन्य अभ्यास कोलकाता में संपन्न हुआ था, ठीक है। तो इंडो यूएस ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है, ठीक है। शांति अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। वरुण अभ्यास जो है ये भारत फ्रांस के बीच होता है, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास 2024 में ये भूमध्य सागर में आयोजित हुआ था। काजिंद की बातें करें, काजिंद अभ्यास भारत कजाकिस्तान के बीच होता है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नोमैडिक एलिफेंट जो है भारत और मंगोलिया के बीच होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, 2024 में मेघालय में संपन्न हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे समुद्री साझेदारी अभ्यास, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज की बातें करें तो भारतीय नौसैनिक जहाज तबर ने भारत और रूस के बीच आयोजित समुद्री साझेदारी अभ्यास है। इसमें से एक दो क्वेश्चन अक्सर पूछे ही जाते हैं हर एग्जाम में, चाहे वनडे टाइप का हो, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, दरोगा हो, कोई भी हो, तो आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। इंद्र अभ्यास आपसे पूछेगा तो भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। होपेक्स अभ्यास, होपेक्स एक्सरसाइज के बारे में पूछेगा तो भारत वायुसेना और मिस्र की वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। लामिते अभ्यास 2024 ये भारतीय थल सेना सेशेल्स रक्षा बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अल नजा ये एक्सरसाइज है, अभ्यास है, ये भारतीय थल सेना की एक टुकड़ी ने भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा 5वें संस्करण में भाग लिया है। नसीम अल बहर तो गोवा में भारतीय नौसैनिक ओमान की रॉयल नेवी के बीच होता है, ठीक है। इसके साथ ही अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज जो है भारतीय वायुसेना और रॉयल एयरफोर्स ओमान के बीच अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण संपन्न हुआ है। अभ्यास जायद तलवार जो है संयुक्त अरब अमीरात भारत नौसैनिक अभ्यास है। सिमबेक्स की बातें करें तो सिमबेक्स यानी कि कल ही हम लोग आपको ऑलरेडी वीडियो में देखेंगे तो हम लोग बता चुके हैं, सिमबेक्स यानी SIM शॉर्टकट में सिंगापुर और EX मतलब आप सिमबेक्स यानी कि इंडिया और सिंगापुर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अच्छा ये 31वां संस्करण कहाँ हुआ है, तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में हुआ है। मैत्री जो है भारत थाईलैंड के बीच होता है, ठीक है। 2024 में यह अभ्यास थाईलैंड में आयोजित हुआ था। अभ्यास उदार शक्ति तो भारत मलेशिया के बीच आयोजित हुआ है, ये हवाई अभ्यास है। इसके साथ ही सैन्य अभ्यास समुद्र लक्ष्मण ये भारत और मलेशिया के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। जिमेक्स जो है जापान भारत के साथ होता है सैन्य अभ्यास। धर्म गार्जियन जो है भारत जापान के बीच होता है। अभ्यास की बातें करें, अच्छा इसका 5वां संस्करण राजस्थान में संपन्न हुआ है। इसके साथ ही अभ्यास मित्र शक्ति जो है भारत श्रीलंका के बीच है, वार्षिक सैन्य अभ्यास है, प्रतिवर्ष होता है, ठीक है। तो इसके बाद थोड़ा सा और है त्रिपक्षीय अन्य अभ्यास, ये भी हम लोग देख ले। मालाबार नौ सैन्य अभ्यास भारत ऑस्ट्रेलिया जापान संयुक्त राज्य अमेरिका वार्षिक नौ सैन्य अभ्यास है, यानी कि क्वाड के बारे में बातें किया जा रहा है, ठीक है। फ्रीडम एज अभ्यास की बातें करें तो दक्षिण कोरिया इसमें शामिल है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ये तीनों मिलकर के त्रिपक्षीय बहु क्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज शुरू किया गया है। ये अभ्यास दक्षिण कोरिया के दक्षिणी द्वीप जेजू में संपन्न हुआ है, ठीक है। IMT 2024 में हुआ है, इसमें भारत मोजाम्बिक तंजानिया ट्राइलेटरल एक संयुक्त समुद्री सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे बहुपक्षीय अभ्यास, ठीक है। बाइलेटरल अभ्यास तो तरंग शक्ति पूछेगा तो तरंग शक्ति अभ्यास जो है भारतीय वायुसेना और तमिलनाडु के सुलूर एयरबेस में तरंग शक्ति अभ्यास का पहला चरण आयोजित हुआ है, भारतीय वायुसेना के द्वारा पहली बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। खान क्वेस्ट अभ्यास तो ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, इसका आयोजन मंगोलिया के उलान बाटर में संपन्न हुआ है। इवसमार ये अभ्यास है, ये भारतीय और ब्राजीलियाई दक्षिण अफ्रीकी नौसेना के बीच संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है। रिम पैक अभ्यास ये विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास है, भारत भी इसमें हिस्सा लिया है। पिच ब्लैक अभ्यास पूछेगा तो ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, इसका आयोजन हर 2 साल में होता है। अभ्यास कॉटलैक्स एक्सप्रेस ये बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है, 2024 में इसका आयोजन हुआ है। सेशेल्स में अमेरिका नौसैनिक बल के नेतृत्व में किया गया है, भारतीय नौसैनिक ने भी शामिल हुआ है। अभ्यास ओरायन जो है इसमें भारत, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भाग लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डेजर्ट फ्लैग जो है एक बहुपक्षीय हवाई अभ्यास है, ये संयुक्त अरब अमीरात,
फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, बहरीन, मोरक्को के साथ ये संपन्न हुआ है। इसके साथ ही स्पेन, साउथ कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना ने भी भाग लिया है। ऑपरेशन सदर्न रेडिनेंस ये संयुक्त समुद्री बलों के द्वारा भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, यूनाइटेड किंगडम, सेशेल्स के द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। ठीक है। ऑपरेशन सद्भाव की बातें करें तो भारत ने लाओस, म्यांमार, वियतनाम को मानवीय सहायता, आपदा राहत प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है। ठीक है। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन कौन काम करता है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ वर्क करता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि ऑपरेशन सद्भाव देश के कुछ हिस्सों में जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम में असैन्य कार्रवाई के लिए भारतीय थल सेना के पहल है। ठीक है। तो आपसे हो सकता है नौसेना पूछे, वायुसेना पूछे, तो आपको याद रखना है थल सेना की एक पहल है। टाइगर ट्रायम्फ 2024 अभ्यास, तो इसकी बातें करें तो टाइगर ट्रायम्फ 2024 जो है ये भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता आपदा राहत अभ्यास है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग, ये वीडियो हो गया आपका समाप्त। ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन आपका फाइनल हो चुका है। नेक्स्ट जो है हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, क्या बोलते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो जब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, है ना। और पीवाई क्वेश्चन आप लोग दिन में रिवीजन कर लीजिएगा। पीवाई क्वेश्चन जितना हो सके उसका प्रैक्टिस करते रहिएगा। सडनली जो है दिन में 3 बार 4 बार प्रैक्टिस, को जैसे दिन भर नोट्स आप लोग बनाए होंगे उसका रिवीजन करते रहना। पीटी 365 हमने सारा कंप्लीट करा ही दिया है, केवल एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वो भी 3-4 दिन में फिनिश हो जाएगा, है ना। कल से स्टार्ट करेंगे तो बाकी हर चीज़ मैंने कंप्लीट करा दिया है। एमसीक्यू बहुत जल्द आने वाले हैं। एंड आप लोग कहिएगा तो हर सब्जेक्ट का हम एमसीक्यू लाएंगे, स्टैटिक पोर्शन का, अगर कहेंगे तो ऐसे नहीं। ठीक है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, कमेंट तो करते नहीं हो आप लोग, मुझे लगता है शायद मेरी वीडियो पसंद नहीं आती आप सभी को। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। एंड फिर मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑफ यू।